नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी एकदम बढ़िया हो, स्वस्थ हो और अच्छे से अपना अध्ययन कर रहे हैं। आपने मेरे साथ में सामाजिक विज्ञान पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत चल रही है, जो कि भूगोल विषय से संबंधित आपकी पुस्तक है, जिसमें हम अध्याय क्रमांक 3 पढ़ रहे हैं। नाम है अफवाह। और अफवाह में आपको पता ही है, नदियों और झीलों का अध्ययन किया जाता है। और हम ये सारा अध्ययन भारत के संदर्भ में कर रहे हैं। भाई कक्षा 9th में आपके सारा का सारा क्या है, भारत का भूगोल से संबंधित आपके पाठ्य पुस्तक है, ये समकालीन भारत फर्स्ट, जिसमें हम अफवाह को पढ़ रहे हैं। यानी कि अफवाह में, जिसमें आज का हमारा बिंदु इस वीडियो का रहने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जैसा कि आप एक एक नदी तंत्र को विस्तार से पढ़ते चल रहे हैं, इस ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से ठीक पहले आपने गंगा नदी तंत्र पढ़ा, और उससे पहले आपने सिंधु नदी तंत्र पढ़ा, और उसके पहले हमने अध्याय की शुरुआत में भारत में अफवाह तंत्र की विशेषताएं पढ़ी। भारत में कौन कौन से अफवाह तंत्र है, इस प्रकार की सामान्य सी शब्दावलियों को पढ़ते हुए हमने चैप्टर की स्टार्टिंग की थी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जब आप ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो देखिएगा, ये भारत का जो आपने भौतिक प्रदेश पढ़ा, आपने भारत के भौतिक प्रदेशों का अच्छे से अध्ययन किया है। भारत के मैदानी प्रदेश, उसमें भारत के भौतिक प्रदेश आपको पता ही है, 6 भौतिक प्रदेश आते हैं, जिसमें सबसे पहले हमने अरावली आपके उत्तरी उत्तरी हिमालय पर्वतीय प्रदेश पढ़ा। उसके बाद में हमने उत्तर का विशाल मैदान पढ़ा था। उस मैदान में हमने 3 नदियों का जिक्र किया था कि इन 3 नदियों के द्वारा उस मैदान का निर्माण हुआ है। वो नदियां आती है सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करते हुए एक मैदानी भूभाग बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान। उन्हीं में से एक प्रमुख नदी आती है, जिसे आप कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। अब इससे पहले आपने गंगा नदी को भी पढ़ा है और सिंधु नदी को भी पढ़ा है। अब इस ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका उद्गम होता है तिब्बत के पठारी प्रदेश से। तिब्बत के पठारी प्रदेश में उद्गम ये कहां से हो रही है, तो देखिएगा कुछ स्थान आपके चयनित कीजिएगा। देखिए यहां पर आपके हिमनद है, जिसे हम कहते हैं चेमा युंगडुंग हिमनद, ये तिब्बत वाले क्षेत्र में, ये पूरा का पूरा भाग कौन सा है, ये पूरा क्षेत्र आपके तिब्बत का पठारी प्रदेश है। तिब्बत, जिस पर वर्तमान में यहां पर चीन का शासन चलता है, ठीक है, यानी कि हमारे पड़ोसी देश चीन से उद्गमित होने वाली नदी है। अब यहां पर देखिएगा एक आता है यहां पर मानसरोवर झील। ये क्या है, ये यहां पर आपके मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, जिसे हम कहते हैं सतलज नदी, और ये सतलज नदी इसे सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। मानसरोवर झील के निकट ही यहां पर एक हिमनद आता है, जिसे आप कहते हैं बोखरचू हिमनद। ये क्या है, बोखरचू हिमनद। इस बोखरचू हिमनद से एक नदी निकलती है, जिसे आप कहते हैं सिंधु नदी। यहां से कौन सी नदी निकलती है, यहां से नदी निकलती है, उसे आप कहते हैं कि यह है भाई साहब सिंधु नदी। और इस चेमा युंगडुंग से जो नदी निकलती है, उस नदी को आप नाम देते हैं कि यह नदी आती है आप इस आपके, ये आपके चेमा युंगडुंग हिमनद से तो आपके सांगपो नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो यहाँ पर मानसरोवर झील है, कौन सी झील है भाई, ये यहाँ पर आपके मानसरोवर झील है, जिससे सतलज नदी का उद्गम होता है। ये यहाँ पर देखिएगा एक भाग आपने यहाँ पर ये भी पढ़ा है, ये कौन सा है, ये भाग है गंगोत्री। कौन सा भाग है, ये वाला भाग आता है आपका गंगोत्री हिमनद। अब देखिएगा यहां पर पूरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, और इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश में बहुत सी सहायक नदी, आपके बहुत सी नदियां एक ही स्थान से निकलती हुई दिख रही है। यानी कि ये एक ऊंचा भाग है, जिसके दोनों तरफ, यानी कि इसके 3 ओर, चाहे पूर्व की तरफ देखो, चाहे पश्चिम की तरफ देखो, चाहे आपके इधर उत्तर दिशा की तरफ देखो, इस एक स्थान से नदियों का उद्गम हो रहा है। तो ये भाग कुछ इस प्रकार से है, कुछ इस प्रकार से भाग गई है, जिसमें यहां से देखिएगा यहां पर आपके मानसरोवर झील है, यहां पर मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील से सतलज नदी निकल गई। यहां पर आपके बोखरचू हिमनद है, मानसरोवर झील जिससे सतलज नदी निकलकर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, भारत के हिमाचल में। यहां पर आपके बोखरचू हिमनद है, ये इस बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी इस प्रकार से निकलते हुए लद्दाख में जाकर भारत में प्रवेश कर लेती है। यहां पर आपके चेमा युंगडुंग हिमनद है, जहां से आपके ये आपके ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, और ये तिब्बत वाले भाग से प्रवाहित होती हुई फिर आगे चलकर आपके अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। यहां पर आपके उत्तराखंड वाले क्षेत्र में गंगोत्री हिमनद है, जहां से गंगा नदी निकलकर दक्षिण की ओर इस प्रकार से प्रवाहित होती है। शुरुआत में ये दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर बहती है, और उसके बाद में दक्षिण, और उसके बाद में पूर्व दिशा में नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, गंगा नदी। तो इस एक ही स्थान से सभी नदियां निकल रही है, 3 अलग अलग दिशाओं में बहने वाली नदियां, ठीक है। अब इनका आप स्थान लो, समझ गए कि ये स्थान कहां कहां पर है। तो अब इनको देखेगा आप, चेमा युंगडुंग हिमनद है, जहां से आपकी नदी निकलती है, उस नदी को तिब्बत वाले भाग में सांगपो नदी कहा जाता है। तिब्बत वाले भाग में से क्या कहते हैं, सांगपो नदी कहा जाता है। और ये नदी आपके
सतलज और सिंधु और सतलज के उद्गम स्थल के करीब से निकलती है। भाई आप देख, इसमें सतलज का उद्गम कौन सा है, मानसरोवर झील है। सिंधु का कौन सा है, बोकर चुहिम नदी। ये सारे के सारे इस आसपास के भागों पर ही अवस्थित है। और यहां से आपके हिमालय के उत्तरी ढलानों की ओर चलते हैं तो ये आते हैं आपके सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थल। और जब हमें दक्षिणी ढलानों में आते हैं, उत्तराखंड भाग आ जाता है और उसमें आपके गंगोत्री हिमनद आ जाता है, जहां से गंगा का उद्गम होता है। ठीक है, अब ये तीनों भाग तो यहां पर एक पास पास में है, लेकिन ये गंगोत्री हिमनद के बीच में आपके पूरा का पूरा हिमालय पर्वतीय प्रदेश आ जाता है। पूरे आपके खड़े खड़े हिमालय पर्वतीय प्रदेश की तीक्ष्ण चोटियां आ जाती है, तो ये इससे काफी दूर हो जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये आपके हिमालय के क्षेत्र में लगभग आपके आसपास में देखने को मिलते हैं। बीच में केवल हिमालय पर्वत का भाग आता है। अब देखिएगा, इस ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल हो गया और इस प्रकार से यह नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। जब यहां से इस प्रकार का एक विशाल मोड़ बनाते हुए आप नदी को देखना ध्यान से, यह नदी इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला के समांतर बह रही है। हिमालय पर्वतमाला कहां पर है, इस पूरे भाग में इस प्रकार से यहां पर हिमालय पर्वतमाला फैली हुई है। ठीक है, अब यहां पर यहां तक आपके हिमालय की मुख्य श्रेणी का विस्तार है, जहां पर नामचा बरवा पर्वत चोटी आती है। याद रखिएगा, मैंने आपको दो पर्वत चोटियां बताई थी। एक तो बताया था आपको नंगा पर्वत, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है, जो कि हिमालय का पश्चिमी बिंदु कहलाता है, मुख्य हिमालय श्रृंखला का पश्चिमी बिंदु है। और एक मैंने आपको बताया था नामचा बरवा, जो कि हिमालय का सबसे पूर्वी बिंदु माना जाता है, मुख्य श्रृंखला का पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में। इस नामचा बरवा के निकट यहां पर इस प्रकार का आपके एक यू आकार का मोड़ बनाते हुए नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है ना, याद है ना सारे बिंदु। जिसको याद नहीं है वो पिछले वीडियो जाकर देखना, अध्याय क्रमांक 2 वाले, जिसमें मैंने भारत के भौतिक प्रदेश और उसमें हिमालय पर्वतीय प्रदेश वाले वीडियो ध्यान से देखना। आप वहां पर समझ जाएंगे कि कहां नामचा बरवा है, कहां नंगा है पर्वत, नंगा पर्वत कहां है, कहां कामेट पर्वत है, कहां पर आपके नेपाल हिमालय का क्षेत्र है, जहां से हमने आपके बहुत सी उद्गमित होने वाली नदियों की चर्चाएं की। वो सारे के सारे उस चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो पहले आपके पिछले वीडियोज भी देखना जिसने नहीं देखे हैं। अब आगे इस नदी की बात करते हैं। तो जब यहां पर आप आगे बात करेंगे तो आपको दिखेगा, आगे आपको दिखेगा कि इस प्रकार का ये मोड़ बनाती है। अब इस नदी की लंबाई की बात करते हो तो सिंधु नदी से थोड़ी अधिक लंबी है। सिंधु नदी से थोड़ी अधिक लंबी का मतलब कि भाई सिंधु नदी आपके 2900 किलोमीटर लंबी है, तो इससे आपके अधिक लंबी है। गंगा नदी 2500 किलोमीटर लंबी है। अगर आपसे पूछ लें कि जो तीन प्रमुख नदियां हैं मैदानी क्षेत्रों की, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनका लंबाई की दृष्टि से आपका घटता हुआ क्रम, यानी कि अधिक लंबाई से कम लंबाई का क्रम पूछे तो बताना, सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र, दूसरी नदी सिंधु और तीसरी नदी है आपकी गंगा नदी, जिसकी लंबाई आपके 2500 किलोमीटर। अब इसका अधिकांश भाग, इतनी लंबी नदी है, लेकिन हम क्या बात कह रहे थे आपको पिछले वीडियो में कि गंगा नदी भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र इतनी अधिक लंबी है, लेकिन इसका अधिकांश भाग तो भारत से बाहर बह रहा है। भारत के अंदर तो इसकी थोड़ी सी दूरी है, जैसे तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है पहले, उसके बाद में भारत में आपके अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों में बहती है, और उसके बाद में बांग्लादेश में चली जाती है। तो भारत में इसकी लंबाई थोड़ी कम रहती है। और ये देखिएगा, हिमालय के समानांतर ये पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है, हिमालय के समानांतर बह रही है। यहां पर आपके हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है, इसके समांतर क्रम में पूर्व दिशा की ओर। अब दिशा का आपको पता ही है, मानचित्र पर दिशाएं कैसे होती है, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा है, और ये कौन सी दिशा है, पश्चिम दिशा है। तो इस पूर्व दिशा में नदी बहती है। अब यहां पर इसे तिब्बत वाले क्षेत्र में इसे सांगपो नाम दिया जाता है। फिर आपके इसकी सहायक नदियों की चर्चा करते हैं तो यहां पर देखिएगा दिबांग, लोहित, धनसिरी, यहाँ पर कापिली, या फिर आपके मेघना, मानसी और आपके तिस्ता जैसी इसकी सहायक नदियां देखने को मिलती है। अब यहां पर देखिएगा, जब तिब्बत वाले क्षेत्र में इस प्रकार से ये नदी प्रवाहित हो रही थी, कहां पर, तिब्बत वाले क्षेत्र में, यहां तक इस प्रकार से बह रही थी पूर्व दिशा की ओर। उसके बाद में यहां पर आ जाती है नामचा बरवा पर्वत चोटी। कौन सी पर्वत चोटी आती है, नामचा बरवा पर्वत चोटी, जो इस प्रकार से एक विशाल आपके ऊंची पर्वत चोटी देखने को मिलती है। इस पर्वत चोटी के पास में नदी के इस प्रकार से मोड़ बनता है। ये आपको जो फोटो में मोड़ देख रहे हैं, इतना विशाल मोड़ बनाया जाता है नदी के द्वारा। यू आकार का मोड़ बनाते हुए ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ये आपके नामचा बरवा है। ये क्या है, नामचा बरवा पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7756 मीटर। अब देखिएगा, हमने जब यहां पर इसकी ऊंचाई आपको बताई थी हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, तो यहां पर हमने भी आपको 7756 बताई, एनसीईआरटी ने भी 7756 लिखा। लेकिन इसे आप नदियों वाले चैप्टर में आप अपनी पाठ्य पुस्तक उठाकर देखना, वहां पर एनसीईआरटी ने 7757 मीटर लिखा है। तो जब कभी ऑब्जेक्टिव में आपके 56 ऑप्शन में नहीं आए तो 57 को आप राइट कर देना, क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी ने केवल और केवल इस एक जगह पर ही यहां पर 57 लिखा है। बाकी आप 9th की किताब उठाना,
या आप 11th की किताब उठाना, हर जगह आपको 7756 मीटर ही दिखेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, इस चीज को देखकर घबराना नहीं कि 57 लिखा है। ये मैंने आपको इस आधार पर लिखा है कि एनसीईआरटी ने आपके 9th क्लास की इस नदियों वाले पार्ट में इसकी ऊंचाई आपके 57 लिखी है। ठीक है, यू आकार का मोड़ बनाती है और अरुणाचल प्रदेश में गोर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। गोर्ज क्या होता है? गोर्ज आपके एक विशाल खड्डा होता है, जिसे हमने आपको वी आकार की घाटियों के बारे में बताया ना कि भाई घाटी आपसे आपके गहराई में जाने के साथ में घाटी संकीर्ण होती जाती है, और ये अगर बहुत अधिक संकीर्ण होते होते आपके विशाल महाखंड बनाती है तो उसे आपके गोर्ज कह दिया जाता है। अब इसे दिहांग नाम दे दिया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? जब नदी अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे दिहांग नाम दिया जाता है। तिब्बत वाले क्षेत्र में थी तब तो इसका नाम क्या था? सांगपो। यू आकार का मोड़ और गोर्ज बनाते हुए आपके अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद में यहां पर इसे दिहांग नदी नाम दे दिया जाता है। अब यहां से नदी आगे बढ़ती है तो इसमें बहुत सी सहायक नदियां मिलकर मिलती है। एक नदी आती है दिबांग। देखना, दिहांग नदी मुख्य नदी है जिसे अरुणाचल प्रदेश में नाम दिया जाता है, और दिबांग उसकी सहायक नदी है। एक लोहित आती है, एक केनुला आती है। अब इसके अलावा आगे चलती है तो यह नदी आपके असम में प्रवेश कर जाती है। यहां से आपके नामचा बरवा के पास में यू आकार का मोड़ बनाते हुए प्रवेश करती है, जहां से नदी का नाम क्या हो जाता है? दिहांग। क्या नाम हो जाता है? दिहांग, जिसमें सहायक नदियां दिबांग, लोहित और केनुला। उसके बाद में आ जाता है असम वाला क्षेत्र। असम वाले क्षेत्र में इसकी बहुत सी सहायक नदियां आती है, जैसे धनसिरी, कपिली, यहां पर आपके मानसी, ये इसकी सहायक नदी आ जाती है। असम से नदी आगे जाकर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गमित होती है, सिक्किम से आपके भारत में प्रवाहित होते हुए आपके पश्चिम बंगाल में जाती है। पश्चिम बंगाल में यानी कि यहां पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से प्रवाहित होते हुए ये नदी आकर चली जाती है आगे बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाकर ये जमुना में विलय हो जाती है। जमुना, जहां पर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी नाम दिया जाता है। तो आपके तीस्ता नदी का पूछे, चाहे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कहो, चाहे आपकी जमुना की सहायक नदी कहो, तीस्ता इसी की सहायक नदी, और वो बांग्लादेश में जाकर इसमें विलय हो जाती है। ठीक है, अब इस नदी के आपको अलग अलग क्षेत्रीय नाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे तिब्बत में इसे उद्गम स्थान से लेकर आपके नामचा बरवा तक तिब्बत वाले क्षेत्र में इसे सांगपो नाम दिया जाता है। इसी प्रकार से जब ये अरुणाचल प्रदेश में चली जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? आपके दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नाम क्या हो जाता है भाई? इसका नाम हो जाता है दिहांग। दिबांग क्या है? इसकी सहायक नदी है। असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है, और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। इनके नाम को मैं आपको एक मानचित्र पर बता दूं, एक कच्चा चित्र बनाते हुए। ठीक है, देखिएगा, यह है यहां पर आपका चेमा युंगडुंग हिमनद। चेमा युंगडुंग हिमनद, यहां से नदी का उद्गम हो रहा है। इस प्रकार से हिमालय के समानांतर दिशा में यह नदी प्रवाहित हो रही है। ठीक है, हिमालय के समानांतर, यहां पर इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला है। ये क्या है? यहां पर इस प्रकार से हिमालय पर्वतमाला है। यहां पर ये हिमालय का विस्तार है, जिसमें यहां पर क्या है? नामचा बरवा। यहां पर है नामचा बरवा पर्वत चोटी, यहां से नदी बहती है, और इस प्रकार से मोड़ बनाते हुए ये नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश में बहती है, फिर असम में जाती है। असम में जाने के बाद में यह नदी जाकर आपके बांग्लादेश में विलय हो जाती, बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, फिर यहां पर इसमें आपके बांग्लादेश में एक सहायक नदी यहां पर आकर मिलती है जिसका नाम है मेघना। अब देखिएगा यहां पर नदी के नाम। अब यहां पर चेमा युंगडुंग हिमनद से जब नदी का उद्गम हुआ तब नदी का नाम था यहां पर सांगपो। और ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये सांगपो नाम रहता है तिब्बत वाले क्षेत्र में, यानी कि चीन के अंतर्गत। फिर जैसे ही नामचा बरुआ के पास में यू आकार का मोड़ बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है इस प्रकार से, तो यहां पर ये भाग आता है भारत का। कौन सा क्षेत्र है? पूरा का पूरा भारतीय क्षेत्र है, जिसमें यहां पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहला राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें यह प्रवाहित होती है, और यहां पर इसका नाम हो जाता है दिबांग। नाम हो जाता है इसका दिहांग। दिबांग तो इसकी क्या है? सहायक नदी है। नाम क्या हो जाता है इसका? दिहांग। इसका नाम हो जाता है यहां पर दिहांग। जैसे यहां पर आगे ये असम वाले क्षेत्र में आ जाती है। कौन से क्षेत्र में? यहां पर ये पूरा का पूरा भाग कौन सा है? असम राज्य का आता है, और इस असम राज्य में इसका नाम हो जाता है
ब्रह्मपुत्र, जिसे हम बार बार मुख्य नाम इसका ब्रह्मपुत्र देते हैं, वो असम वाले क्षेत्र में आता है। उसके बाद में आगे ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में इसे नाम दे दिया जाता है जमुना नदी। क्या नाम दिया जाता है? जमुना नदी। और इस जमुना नदी में एक सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है मेघना, और मेघना के मिलने के बाद में इसका नाम आगे मेघना ही हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम कितना चेंज हो रहा है? सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, और फिर लास्ट में फाइनली नाम हो जाता है मेघना। और इसे भारत में मुख्य रूप से हम क्या नाम देते हैं? इसे नाम दिया जाता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, याद रखना आपको इनको अच्छे से। ठीक है, अब देखिएगा तिब्बत वाले क्षेत्र में, अब इसके प्रवाह क्षेत्र की और इसके द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियों की हम बातें करते हैं, इसकी कुछ स्थलाकृतिक विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहले ये नदी तिब्बत वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है। भाई कहां पर प्रवाहित होती है? तिब्बत वाले क्षेत्र में ये नदी प्रवाहित होती है। तो ये पूरा भाग क्या है? हिमालय के समानांतर उत्तर दिशा में है, और ये पूरा भाग आपके हिमालय से ही अधिक ठंडा है। अब हिमालय से अधिक ठंडा क्यों है? क्योंकि यहां पर उत्तरी ध्रुव से आने वाली साइबेरिया की जो ठंडी पवन है उसकी वजह से यह भाग बहुत ही अधिक ठंडा है। तिब्बत वाला क्षेत्र हिमालय से भी अधिक ठंडा भाग है। अब अधिक ठंडा भाग है तो इसलिए इसमें यहां पर पानी की मात्रा भी कम रहती है, क्योंकि जो यहां की बर्फ है वो जमी रहती है, ये कम पिघलती है, तो इसमें पानी की मात्रा कम रहती है। और पानी की मात्रा कम है तो नदी के द्वारा अपरदन कम होता है, तो यहां पर गाद की मात्रा भी कम रहती है। ठीक है, तो यहां पर ठंडा और शुष्क क्षेत्र होने की वजह से यहां पर गाद और पानी की मात्रा कम रहती है। फिर यहां पर आपके नामचा बरुआ के आगे यू आकार का मोड़ बनाते हुए जब भारत में प्रवेश करती है, तो जो अरुणाचल प्रदेश असम वाला भाग है, ये पूरा भाग आपके भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और इस सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में जब नदी प्रवेश करती है तो यहां पर बहुत सी इसमें सहायक नदियां भी आकर मिलती है, तो इस वजह से यहां पर आपके पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। तीव्र यहां पर इसके द्वारा अपर्दन किया जाता है। लंबवत और क्षैतिज दोनों प्रकार के अपर्दन होते हैं। लंबवत अपर्दन इसके द्वारा अधिक होता है क्षैतिज आपके मैदानी पर्वतीय भागों में, और मैदानी भागों में इसका क्षैतिज अपर्दन बहुत अधिक होता है। तो इसमें पानी की मात्रा भी अधिक है, गाद की मात्रा भी अधिक रहती है। तो ये नदी आपके असम वाले क्षेत्र में चलकर अरुणाचल प्रदेश में बहती है, उसके बाद में असम वाले क्षेत्र में चलकर ये नदी बहुत अधिक, यानी कि असम वाले क्षेत्र में आपके मैदानी क्षेत्र अधिक आ जाता है, नदी में पानी अधिक आ रहा है, गाद की मात्रा अधिक है, तो नदी में गाद की मात्रा बढ़ जाती है, तो नदी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, यानी कि अनेक छोटी छोटी धाराओं में बढ़ती है, और फिर जाकर वो सारी धाराएं आपके आगे मिल भी जाती है। तो इन छोटी छोटी जो धाराओं में विभाजित हो जाती है उसे हम कहते हैं गुम्फित नदी, यानी कि जब कोई एक मुख्य नदी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाती है तो उसे कहा जाता है गुम्फित नदी। तो असम वाले क्षेत्र में यह नदी गुम्फित नदी के रूप में प्रवाहित होती है, और इस कारण यहां पर इसके द्वारा यहां पर गाद का जमाव करते हुए नदी के बीच में द्वीप बनाए जाते हैं। इस प्रकार के द्वीप यहां पर बनाए जाते हैं, जैसे यहां पर आपके नदी की जलधारा एक इधर से बह रही है, एक इधर से बह रही है, और बीच में यहां पर गाद का जमाव करते हुए एक टापू बना दिया, या इसे कहते हैं कि एक द्वीप बना दिया गया, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित द्वीप है। जैसे समुद्र में द्वीप होते हैं ना, जैसे अरब सागर में आपके लक्षद्वीप समूह है, जिसमें अमीनी द्वीप, कवारती द्वीप, अंडमान आपके निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में, जिसमें अंडमान निकोबार, ग्रेट निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, या फिर आपके डेल्टाई भागों में देखें तो आपके न्यूमोर द्वीप आता है, गंगा सागर द्वीप आता है, तट के पास में देखें तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप आता है ना। इस प्रकार के द्वीप बनते हैं ना, उसी प्रकार से नदी के द्वारा बीच में बनाए जाते हैं द्वीप ब्रह्मपुत्र के द्वारा। क्यों? क्योंकि नदी के द्वारा अपर्दन अधिक होता है, गाद अधिक हो जाता है, तो गाद का जमाव कर दिया जाता है। जब जमाव कर दिया जाता है तो वो एक द्वीप के रूप में निर्मित हो जाते हैं। अब इन्हीं द्वीपों में से आपको याद आ रहा होगा कि एक हमने द्वीप की चर्चा की, जो नदियों के द्वारा निर्मित द्वीपों में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वो कौन सा द्वीप है? याद आ रहा है आपको? कुछ थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिएगा, आपको याद आ जाएगा। कौन सा द्वीप है? वो यही द्वीप है जो आपको पीछे फोटो दिख रहा है, और ये कुछ इस प्रकार का द्वीप है जिसे हम कहते हैं मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित एक नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, और ये असम राज्य के अंतर्गत है, और असम का एक जिला है। यहां पर जनजातियों का निवास होता है, और इन जनजातियों के द्वारा यहां पर कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, ये द्वीप है वर्तमान में अपर्दन की समस्या से ग्रसित है। अब देखो, यही ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी गाद का यहां पर निक्षेपण करते हुए, यानी कि गाद, बालू, रेत या गाद इसके साथ में थी, जो कांपीय मिट्टी थी, दोमट मिट्टी थी, उसका यहां पर जमाव करते करते ब्रह्मपुत्र ने द्वीप बनाया है। लेकिन वर्तमान में ये जो तट है इस द्वीप के, ये सारे तट ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही अपर्दित किए जा रहे हैं, और इस द्वीप का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। यानी कि अपर सबसे बड़ा है, लेकिन इसका साल दर साल अपर्दन के माध्यम से क्षेत्रफल घटता जा रहा है। ये ब्रह्मपुत्र की विशेषताएं हैं। द्वीप बनाती है, उसका अपर्दन करती है, यानी कि एक स्थान पर निक्षेपण करती है, बहुत अधिक निक्षेपण हो जाता है तो उसी का अपर्दन करने लग जाती है, और उसी अपर्दित भाग को दूसरी जगह पर निक्षेपित कर जाती है। ठीक है,
अब जब हमें इतना आपके ये मार्ग परिवर्तित करती है, गाद और पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, द्वीप बना देती है, सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप बना देती है। तो जब प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु आती है तो इस वर्षा ऋतु के दौरान पानी की मात्रा अधिक होती है, पानी की मात्रा अधिक होती है तो अपर्दन अधिक होता है। अपर्दन अधिक होता है तो नदी की तली यानी कि नदी के पेंदे में गाद का जमाव अधिक हो जाता है। गाद जिसे आप सिल्ट भी कह सकते हैं, क्या कहते हैं, सिल्ट भी कह सकते हैं, गाद कहो, सिल्ट कहो, कांपीय मिट्टी कहो, जलोढ़ कहो, इसका आपके तली में आपके बहुत अधिक मात्रा में जमाव हो जाता है। तो जमाव हो जाता है तो आपके तली ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उड़ती है तो पानी इसके किनारों से बाहर निकल जाता है। यानी कि जैसे ये नदी है, इस नदी की ये तली है, तली ऊपर उठ गई तो यहां पर जो नदी के दोनों तरफ के तटबंध है, यानी कि नदी के जो दोनों ओर की मेड़ है या दोनों ओर की जो दीवारें हैं, उससे पानी ऊपर आ जाता है, और ऊपर आ जाता है तो ये दोनों दिशाओं में फैल जाता है। तो फैल जाता है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। और ऐसी स्थिति कहां होती है, ऐसी स्थिति सर्वाधिक आपके भारत के असम राज्य में और बांग्लादेश में स्थितियां देखने को मिलती है। तो सबसे भयंकर ब्रह्मपुत्र के द्वारा बाढ़ें देखने को मिलती है असम और बांग्लादेश वाले क्षेत्र में। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा बार बार ये मार्ग भी परिवर्तित करती है। जब भाई इसमें गाद आपके बहुत अधिक आ जाती है, जमा हो जाती है, तो इसकी तली आपको पूरी की पूरी धरातल के समानांतर हो जाती है, तो इसका पानी पूरा दूसरी दिशा में फैल जाता है और इसका मार्ग भी बदल जाता है। तो ये मार्ग परिवर्तन के लिए भी जानी जाती है। तो असम वाले क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति किस वजह से पैदा होती है, ब्रह्मपुत्र की वजह से। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की वजह से, और पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी की वजह से, बिहार में कोसी नदी की वजह से, उत्तर प्रदेश में आपके गंगा नदी की वजह से। तो ये आपके प्रमुख नदी है जो वहां पर बाढ़ की स्थितियां पैदा करती है। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं आगे कुछ और विशेषताएं। तो इसी के साथ आपका इस वीडियो यहीं पर अब फिनिश होता है, पूरा मैटर ब्रह्मपुत्र का यहीं पर फिनिश करते हैं हम। और इसका आपका लर्निंग आउटकम्स रहा है ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी विशेषताएं। और इन विशेषताओं को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आसानी से आपने इनको समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। और जिनको समझ में नहीं आया है वो उनका ध्यान कहीं और रहा होगा, तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करते हुए भी देखना और अपनी पाठ्य पुस्तक में जो बातें लिखी हुई है उनको भी ध्यान से आपके एकदम आपके ध्यान को एक जगह स्थिर करते हुए, अपने चित्त को एक जगह स्थिर करते हुए ध्यानपूर्वक पढ़ना, मनोयोग से पढ़ना, आपको पूरा का पूरा मैटर अच्छे से समझ आ जाएगा। एकदम बहुत ही इजी टॉपिक है ये नदियों का। तो आपका एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से होता है? एकदम सिंपल सवाल, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से होता है, यानी कि नदी उत्पन्न कहां से होती है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर तिब्बत से? देखिएगा, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम या फिर तिब्बत। अब देखो, इस नदी का उद्गम होता है तिब्बत में। तिब्बत में कहां से होता है? तो तिब्बत में होता है चेमा युंगडुंग हिमनद से। कहां से होता है? चेमा युंगडुंग हिमनद, यहां से नदी का उद्गम होता है। ये हिमनद कहां पर है? ये हिमालय के उत्तरी ढलानों पर है। हिमालय के उत्तरी ढलान, याद रखना दक्षिणी ढलान नहीं है। दक्षिणी ढलान पर तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है। यहीं पर आपके कौन सा है? यहीं पर आपके बोखरचू हिमनद है, जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। यहीं पर निकट में मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, राक्षसताल झील, वहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। अब यहां पर एक सिक्किम दिया है, सिक्किम से कौन सी नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी का उद्गम है। तीस्ता का उद्गम होता है कहां से? सिक्किम से। यहां पर आपको दिया है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से आपके कोई नदी बहती है? नहीं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र कोई सा की उद्गम सिक्किम जम्मू कश्मीर में नहीं है। लद्दाख, लद्दाख में सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र है। किसका है भाई? सिंधु का प्रवाह क्षेत्र भारत में केवल और केवल लद्दाख में रहता है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सिंधु की सहायक नदी झेलम और चिनाब का प्रवाह क्षेत्र है। किसका है भाई? झेलम वे चेनाब का प्रवाह क्षेत्र। झेलम और चेनाब का प्रवाह क्षेत्र कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये झेलम और चेनाब किसकी है? सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो इनको भी अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। और तिब्बत वाले क्षेत्र में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा यहां पर गाद का भी निक्षेपण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें गाद की मात्रा भी कम रहती है और पानी की मात्रा भी कम रहती है, और इसी वजह से यहां पर कोई निक्षेपण का कार्य नहीं होता है। यहां से नदी धीमी गति से चलती जाती है, कम पानी और कम गाद के साथ में, और इसका निक्षेपण का कार्य, मार्ग परिवर्तन, बाढ़, इस प्रकार की स्थितियां तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम में और बांग्लादेश में देखने को मिलती है। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के विभिन्न क्षेत्रीय नाम है, उसमें से आपको पूछा है कि इसे बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं।
सांगपो, ब्रह्मपुत्र, यमुना या जमुना। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं ऑप्शन सी तक पहुंचते पहुंचते। आप कहेंगे कि यमुना कहो चाहे जमुना कहो एक ही बात है, कई जगहों पर आपको कहने को भी मिल सकता है। भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहां पर आपके यमुना को भी जमुना कहा जाता है, लेकिन आप याद रखना यहां पर शुद्ध हिंदी उच्चारण की बात चल रही है, वो क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं यमुना को जमुना कह दिया जाता है। ठीक है, आमतौर पर आपके बोलचाल की भाषा में या किसी आपके धार्मिक ग्रंथ में कह दिया होगा या कहीं पर आपके अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कह दिया जाता होगा, लेकिन यहां पर यमुना तो क्या है, ये तो गंगा की सहायक नदी है। किसकी है भाई? गंगा की सहायक नदी है। और जमुना, जमुना आपके बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। अब एक नाम इसका ब्रह्मपुत्र है तो इसे असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र कहां कहते हैं? असम में। एक नाम है सांगपो, सांगपो इसे कहा जाता है तिब्बत में, यानी कि चीन वाले क्षेत्र में इसे सांगपो कहा जाता है। एक इसका नाम दिया जाता है दिहांग। दिहांग कहां पर कहते हैं? दिहांग इसे कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। एक इसका नाम मेघना भी हो जाता है, ये कहां पर होता है? जब ये जमुना नदी कहा जाता है बांग्लादेश में, तो जमुना नदी आगे चलती है तो इसमें एक मेघना नाम की सहायक नदी मिलती है और उसके बाद में इसे उस क्षेत्र में मेघना नाम दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसके विभिन्न क्षेत्रीय नाम है आपके सांगपो, ब्रह्मपुत्र, जमुना, दिहांग और मेघना। ठीक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और भारत में इसे आधिकारिक रूप से या मूल नाम इसे ब्रह्मपुत्र नाम से ही जाना जाता है। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस नदी के द्वारा बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप गंगा नदी द्वारा, यमुना नदी, नील नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो देखिएगा, सबसे बड़े नदीय द्वीप की बात आती है तो वो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है और उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप। और ये द्वीप है असम राज्य के अंतर्गत। कहां पर है? असम राज्य में है और असम राज्य का एक पूरा जिला घोषित कर रखा है इसे। अब देखिएगा, आपको नील नदी की बात आती है तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। कैसी है भाई? विश्व की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। इसी प्रकार से विश्व के सबसे बड़े अफवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है, या सबसे बड़ा अफवाह बेसिन या अफवाह द्रोणी कौन सी नदी का है, तो वो आता है आपके अमेजन नदी का। कौन सी नदी है भाई? अमेजन नदी का अफवाह बेसिन, अमेजन नदी का अफवाह बेसिन विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा अफवाह बेसिन है। और ये अफवाह बेसिन कौन से महाद्वीप पर है? तो ये आता है दक्षिण अमेरिका में, जिसका अधिकांश भाग ब्राजील देश के अंतर्गत आता है। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है, अधिकांश ये मिस्र देश में प्रवाहित होती है। मिस्र देश में बहते हुए ये नदी कहां जाती है? ये नदी जाकर आगे अरब इसमें भूमध्य सागर में विलय हो जाती है। अमेजन नदी कहां जाकर विलय होती है? तो अमेजन नदी आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर के दक्षिणी भागों में जाकर विलय होती है। तो इस प्रकार से ये आपका यहीं पर ये वीडियो फिनिश होता है। इसी के साथ में ब्रह्मपुत्र नदी की सारी विशेषताएं और इससे संबंधित क्वेश्चनों को यहीं पर फिनिश किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और आपके ज्ञानवर्धन में सहायता मिली होगी। अगर ऐसा है तो इसे अपने साथियों के साथ में भी प्रेषित करते रहना, अपने साथियों को भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आना, ताकि उनका भी ज्ञानवर्धन हो, उनकी एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो हम मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ में अगले पार्ट का। तब तक आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मस्त रहे। जय हिंद।